बुआ पे ससुराल। ये कहानी है बुआ जी शिमला देवी की, जिनका पुरानी दिल्ली में 2 मंजिला मकान है। नीचे की मंजिल पर शिमला देवी अपने पति बनारसी दास और बेटे गुड्डू के साथ रहा करती है, और ऊपर के फ्लोर पर अभी 2 दिन पहले ही रहने आए हैं रश्मि और माधव। अभी 2 दिन पहले आए सहारनपुर के रश्मि और माधव दिल्ली के रहने वाली शिमला देवी के रिश्तेदार कैसे हो गए थे, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। सुबह के 9 बज रहे थे। शिमला देवी ने देखा कि गली में सब्जी बेचने वाला रामू अपना ठेला लेकर घूम रहा है। जैसे ही रामू की आवाज सुनाई दी, वो झटपट घर से बाहर निकल आई। राम राम बुआ जी, क्या हाल चाल? बस बेटा, भगवान की कृपा है। चल तूने हाल चाल तो पूछे, वरना आजकल के बच्चे तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ही भूल गए हैं। अरे बुआ जी, कैसी बात कर दी आपने? ऐसा कभी हुआ है कि मैं गली में हूँ और आपका आशीर्वाद ना लूं? अरे तू तो मेरा सबसे प्यारा भतीजा है। अच्छा ये बता, ये टमाटर कैसे दिए? अब आप भतीजा भी कह रही हो बुआ जी, टमाटर का दाम भी पूछ रही हो। अरे आप ले जाओ टमाटर। बुआ, भतीजे में 20-25 रुपए का लेन देन नहीं हुआ करता। अरे बेटा, जुग जुग जी, ओह खूब आशीर्वाद है बुआ का। शाम के समय शिमला देवी साड़ी खरीदने के लिए बाजार जाती हैं, बिलिंग के समय। अरे विनोद, तू, ये तेरी दुकान है? मैं तो वैसे ही चिंता कर रही थी, ये मुआ दुकानदार कहीं साड़ी मुझे महंगी तो नहीं लगा रहा। अब मुझे तसल्ली हो गई, मेरे अपने भतीजे की दुकान है। अब भतीजा बुआ से थोड़ी ना गलत दाम लगाएगा। अरे आपको थोड़ी गलतफहमी हो रही है। मेरा नाम विनोद नहीं, प्रकाश है, और मैं आपका भतीजा नहीं हूँ। अरे माफ करना बेटा, मेरा भतीजा है ना विनोद, डील डॉल में बिल्कुल तेरे जैसा ही है। नजर तो बहुत कमजोर हो गई है बेटा, अब उतना साफ दिखाई नहीं देता। माफ करना, मुझे लगा मेरा विनोद ही है। तुम मुझे बस बता दो कितना बिल हुआ है, मैं पैसे दे देती हूँ। अरे माताजी, आप परेशान मत होइए। जैसे आपका विनोद है, समझिए वैसा ही मैं हूँ। अब आपने मुझे अपना भतीजा बना ही लिया है, तो मैं कैसे आपको बुआ कहने से इनकार कर सकता हूँ। वैसे तो ये साड़ी पूरे 800 की है, लेकिन आप ऐसा करिए 500 दे दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुमको नुकसान हो जाएगा। क्यों तुम मुझ बुढ़िया के लिए परेशान होते हो? अरे नहीं बुआ जी, आप बस लागत भर दे दीजिए और ग्राहक से कमा लेंगे। आप तो बस 500 देकर साड़ी ले जाइए। अभी तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि बुआ जी को ना तो कम दिखाई देता है और ना ही बुआ जी का कोई विनोद नाम का भतीजा है। ये तो हमारी प्यारी शिमला देवी की ट्रिक है। जहाँ उनको मुफ्त सुविधाओं का आनंद लेना होता है, वहाँ वो शिमला देवी से तुरंत जगत बुआ बन जाती है। शिमला देवी यानी कि बुआ जी ने शिकार करने के लिए फिर से 2 मुर्गियों को फंसा लिया है, और उनके इन 2 नए मुर्गों का नाम है रश्मि और माधव। सुबह के 9:30 बज रहे थे और ऊपर वाले फ्लोर से गरम गरम पराठे की खुशबू शिमला देवी के नाक से होते हुए दिमाग को मोहित कर रही थी। शिमला देवी हाय हाय करती हुई सीढ़ियां चढ़कर सीधा रश्मि के ड्राइंग रूम में पहुंच जाती है। अरे आंटी जी, आप सुबह सुबह यहाँ आइए, बैठिए ना। देख बेटा, पहले तो ना ये आंटी वांटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई, हम कोई अंग्रेज थोड़ी ना है, मुझे तो तू प्यार से बुआ जी कहा कर। अच्छा ठीक है बुआ जी, अब आप इतने प्यार से कह रही हो तो आज से मैं आपको बुआ जी ही कहा करूंगी। अच्छा ये बता, मेरा भतीजा नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? आपका भतीजा? अरे तेरा पति माधव। सिर्फ तेरी बुआ हूँ क्या मैं? उसकी भी तो बुआ लगती हूँ। ठीक कहा आपने, वो ना नहा रहे हैं, ऑफिस जाना है ना, और मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी। वही तो बेटा, तेरे पराठों की खुशबू मुझे ऊपर तक खींच लाई। जैसे पराठे तो बनाती है ना मेरी भांजी ना उषा, बिल्कुल उसके हाथ में वही जादू है। वो भी एक बार पराठे बनाने लगती है तो नुक्कड़ तक उसके पराठों की खुशबू पहुंच जाती है। अरे रश्मि, बुआ जी तुम्हारे पराठों की तारीफ पर तारीफ किए जा रही है और तुम यहाँ खड़े होकर उनका मुंह देख रही हो। बुआ जी अब बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए पराठे लेकर आता हूँ। रश्मि को लगा था 2 पराठे खाने के बाद बुआ जी उठ खड़ी होगी, लेकिन बुआ जी तो एक बार पराठे खाने बैठी तो 6-7 पराठे खाने के बाद ही उन्होंने गहरी सांस ली। अरे रश्मि भाई, जैसा हमने सोचा था ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट पराठे बनाए तुमने। और तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तुम्हारे फूफा जी है ना, अरे हमारे बनारसी बाबू, उनकी तो आलू के पराठे में जान बसती है। हमारी तो अब उम्र हो गई है बेटा, 1 घंटे अब रसोई में खड़े होकर आलू के पराठे बनाने का जतन तो हमसे होता नहीं। हम तो किसी तरह 2 वक्त दाल रोटी बनाकर खिला देते हैं बस। बुआ जी अब दिल क्यों छोटा करती हैं? मैं हूं ना,
अभी आप ऐसा करिए, आप आराम से यहाँ पर बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। उसके बाद फूफा जी और गुड्डू भैया के लिए भी गरम गरम पराठे बना देती हूँ। अब जब सबको आलू के पराठे इतने पसंद है तो उन लोगों को भी तो मेरे हाथ के पराठे खाने के लिए मिलने चाहिए ना। वाह बेटा वाह, इतना आदर सम्मान आजकल के बच्चे कहाँ कर पाते हैं। लेकिन तुम दोनों तो जैसे बिल्कुल सतयुग के राम और सीता हो, बिल्कुल सरल सच्चे लोग। और रश्मि बहू, तू चेहरे से तो सुंदर है ही, तेरा मन ना उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कोई जल्दी नहीं है बेटा, तू आराम से आलू के 15-20 पराठे सेक ले। तेरे फूफा जी और गुड्डू भैया खाकर ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तब तक मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ। तू ना अदरक वाली एक बढ़िया सी चाय बना दे। और सुन, मैं ना कप में चाय नहीं पीती, गिलास में लाना। हाँ बेटा? ठीक है बुआ जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रश्मि को गए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बुआ जी एक बार फिर से रश्मि रश्मि कहकर आवाज लगाने लगती है। क्या हुआ बुआ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, टीवी ऑन कर देना जरा, अनुपमा आ रहा होगा। आजकल ना बड़ा अच्छा ट्विस्ट चल रहा है। और हाँ, चाय में ना दूध ज्यादा और पत्ती कम रखना है। जी जी, समझ गई बुआ जी। बुआ जी अब आराम से ड्राइंग रूम में बैठकर अनुपमा की रिपीट टेलीकास्ट देख रही थी और उधर रश्मि पति माधव को टिफिन देने के बाद 1 घंटे से आलू के पराठे बनाने में लगी हुई थी। कई घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार बुआ जी के 20 पराठे बनकर तैयार हुए और रश्मि ने ले जाकर उन्हें बुआ जी को थमा दिया। ये लीजिए बुआ जी, आपके पराठे तैयार हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ला, मैं जल्दी से ले जाकर फूफा जी को और गुड्डू को खिला देती हूँ, वरना ठंडे हो गए ना तो सारा स्वाद ही खराब हो जाएगा। बुआ जी जल्दी जल्दी पराठे लेकर सीढ़ियाँ उतरने लगती है। अभी बुआ जी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर से रश्मि के दरवाजे की घंटी बज जाती है। रश्मि जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने बुआ जी खड़ी है। क्या हुआ बुआ जी, पराठे कम पड़ गए क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो मैंने तेरे फूफा जी को बताया ना कि रश्मि बिटिया ने इतनी स्वादिष्ट अदरक और मसाले वाली चाय बनाई थी, तो बस नाराज हो गए। मुझसे कहने लगे, भाई रश्मि माधव ने तो तुम्हें ही अपनी बुआ माना है, हम क्या उनके फूफा जी नहीं लगते? वरना बहू ऐसे सिर्फ पराठे बंद करके थोड़ी ना दे देती, हमारे लिए भी तो 2 कप चाय बनाकर दे सकती थी। बुआ जी की बात सुनकर रश्मि मुस्कुराने लगती है। अरे बुआ जी, फूफा जी को कहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मेरी बुआ जी है तो वो भी तो फूफा जी हुए ना। आप बस 10 मिनट बैठिए, मैं फटाफट से 2 कप चाय बनाकर लाती हूँ। 2 कप नहीं बेटा, 3 कप बना देना। अब तेरे हाथ की चाय पीने का मौका तो मैं छोड़ने से रही। अच्छा बुआ जी, 3 कप चाय बना देती हूँ। रश्मि जल्दी जल्दी रसोई में जाकर 3 कप चाय बनाती है और थर्मस में पैक करके बुआ जी के हाथ में थमा देती है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि बुआ जी क्या यहीं पर रुकने वाली है? अरे ना जी ना, अभी तो बस ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। रश्मि ने बुआ जी को उंगली पकड़ाई, लेकिन बुआ जी उंगली की मदद से कब उसके कंधे पर आकर बैठ गई ये तो वो भी नहीं जानते। शाम का समय था। शिमला देवी ने देखा कि माधव साड़ी का डिब्बा लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है। बस फिर क्या था, माधव के पीछे पीछे बुआ जी भी ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाती है। अरे भाई रश्मि, माधव, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया तुम दोनों को? अरे नहीं नहीं बुआ जी, आपके आने से डिस्टर्बेंस कैसा। आइए ना बैठिए, मैं भी रश्मि को बुलाता हूँ। अरे बेटा, वो तेरे हाथ में साड़ी का डब्बा देखा ना, तो मैंने सोचा चल देख लो रश्मि बहू के लिए कैसी साड़ी लेकर आया है तू। बुआ जी वो क्या है ना, आज रश्मि का जन्मदिन है तो उसके लिए साड़ी लेकर आया हूँ। माधव की बात सुनकर अचानक ही बुआ जी आंसू पोंछने लगती है। अरे बुआ जी, मेरा जन्मदिन है, इसमें रोने जैसी क्या बात है, अब रोने क्यों लगी? नहीं बेटा, तेरे जन्मदिन की तो मुझे बहुत खुशी है। आंसू तो ये सोच कर आ गए कि मेरा तो पिछले 50 साल से कभी किसी ने जन्मदिन मनाया ही नहीं। साड़ी तो गुड्डू के पापा ने कभी ला कर नहीं दी। और बेटा, वो तो ऐसा निकम्मा निठल्ला निकल गया, उससे तो ऐसी उम्मीद करना ही बेकार है कि वो कभी कुछ लाकर मेरे हाथ में थमाएगा। हर किसी की किस्मत में सुख नहीं होता बेटा। तुम दोनों खुश रहो, खूब अच्छे से जन्मदिन मनाओ। बुआ जी की आंखों से टप टप टपकते आंसू देखकर बेचारा माधव भी उन आंसुओं में बह जाता है। अरे बुआ जी, कमाल कर दिया। मुझे अपना भतीजा भी कहती है और फिर बेटे के बेरोजगार होने पर दुख भी मना रही है। अरे गुड्डू भैया बेरोजगार है तो क्या हुआ, आपका ये भतीजा तो नौकरी करता है। ऐसा करिए, ये साड़ी आप रख लीजिए, रश्मि के लिए मैं दूसरी साड़ी ले आऊंगा। रश्मि, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। नहीं 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 बेटा, रश्मि बहू का जन्मदिन है, ये साड़ी तू से ही दे दे। अरे मेरा क्या है, मैं तो इतने सालों से यही फटा पुराना पहनकर काम चला रही हूँ। रख लीजिए बुआ जी, मेरे पास तो वैसे भी बहुत साड़ियाँ हैं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो ये साड़ी रख लेती हूँ। वैसे बहू, आज तेरा जन्मदिन है, तब तो आज कुछ स्पेशल होना ही चाहिए।
मैं तो कहती हूँ आज दावत होनी चाहिए रश्मि के जन्मदिन की खुशी में। बिल्कुल बुआ जी, आपने कह दिया तो समझी हो गई दावत। तो फिर ठीक है, तू ऐसा कर माधव कि बहू आज सब्जी, पूरी, खीर, रायता और सुन आलू मटर जरूर बनाना। जब खाना तैयार हो जाए ना तो आवाज लगा लेना, मैं, गुड्डू और गुड्डू के पापा तुरंत चले आएंगे। भाई हमारे भतीजे के घर में पार्टी है, हम तो सबसे पहले पहुंचेंगे। जी बुआ जी, जैसे ही खाना तैयार हो जाता है हम आपको बता देंगे। अब तब तक आराम करिए। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने और रात के डिनर तक हर दूसरे दिन बुआ जी रश्मि के यहाँ जम कर बैठ जाती और फिर अपना और परिवार का खाना पैक कराने के बाद ही वहाँ से हिलती। बुआ जी का भतीजा बनना माधव को काफी भारी पड़ रहा था। जन्मदिन चाहे बुआ जी के परिवार में किसी का भी हो या फिर माधव या रश्मि का, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पार्टी माधव के घर में ही होती थी और उसका पूरा खर्चा माधव ही उठाता था। इतना ही नहीं, जन्मदिन चाहे किसी का भी हो, गिफ्ट तो बुआ जी ही लेती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन माधव और रश्मि बाजार में थे कि एक आदमी आकर उनसे मिलता है। अरे भैया, आप ही हो क्या? 493 नंबर के नए किराएदार। हाँ जी, हम ही है, लेकिन आप कौन? मेरा नाम विजय है। आपसे पहले मैं ही वहाँ किराए पर रहता था। अच्छा, अभी कहाँ रहते हो आप? अभी तो 5 नंबर गली में एक छोटा सा फ्लैट लिया है। वैसे इतना अच्छा खासा मकान था, फिर ये वाला क्यों छोड़ दिया आपने? कोई खास वजह थी क्या? बुआ जी जैसा मकान मालिक और मकान मिलना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अरे माधव, शायद हमारी किस्मत में इतना अच्छा मकान मिलना लिखा था, तभी तो भाई साहब मकान खाली कर गए। भाभी जी, क्या बोला आपने? बुआ जी, बस ये समझ लो कि सारी फसाद की जड़ ये बुआ शब्द ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप ही की तरह मुझे भी शिमला देवी ने अपना भतीजा बना लिया था और भगवान झूठ न बुलवाए, वो भर भर कर प्यार भी लुटाती थी मुझ पर। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि बुआ जी की ये मक्खन मलाई वाली बातों का राज तो कुछ और ही है। वो दिन में 3 से 2 बार का खाना मेरे घर पर ही खाया करती थी और बात सिर्फ 2 रोटी खाने की नहीं है। पहले वो मेरी पत्नी को अपनी फरमाइश बताती, फिर मैं बाजार से सब्जी भाजी लाकर देता और उसके बाद हमारी पूजनीय बुआ जी के लिए उनकी पसंद का खाना बनता और अंत में बुआ जी ठूस ठूस कर खा लेने के बाद अपने पतिदेव और निकम्मे बेटे के लिए भी खाना पैक कराती और फिर अपने घर को निकलती। मेरी बेचारी पत्नी पहले अपने फ्लोर की सफाई करती, फिर बहाने से बुआ जी उसे बुलाकर अपने फ्लोर की भी सफाई कराती। हमारी वॉशिंग मशीन में उनके पूरे परिवार के कपड़े धुलते और गर्मियों में मेरे बेडरूम का एसी चलाकर वो पूरा दिन आराम करती। आखिर कोई कितने दिन ये सब बर्दाश्त करता? मेरे सब्र का पैमाना छलक उठा और मैंने अब उनसे बुआ भतीजे का रिश्ता रखने से ही इनकार कर दिया। वो एकदम से बौखला उठी और जल्दी मुझसे कमरा खाली करने को कह दिया। भाई साहब, ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा जीवन पलट कर रख दिया हो। वो तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही सब करती है। मुझे समझ में नहीं आता कैसे रोकूं ये सब। तुम अब बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब समझ गया कि इन प्यारी बुआ जी का करना क्या है। 2 दिन बाद। बेटा, आज 2 तारीख हो गई, किराया आज दोगे या कल? क्या बुआ जी, आप भी ना बुआ भतीजे के बीच में पैसों को लेकर आ रही हैं। अब जब मैंने मन से आपको अपनी बुआ मान लिया है तो फिर हिसाब किताब क्यों करना है? अच्छा आप ही बताइए, रश्मि ने आपकी सेवा करने में कोई कसर छोड़ी है? अरे बेटा, एक बात बताओ, अगर घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या? भूखा नहीं रह जाएगा। और तुझे तो पता है ना पुत्र, तेरे फूफा जी तो कुछ काम करते ही नहीं। मैं तो बस किसी तरह अपना टाइम काट रही हूँ बेटा। रिश्तेदारी अपनी जगह और पैसों का हिसाब अपनी जगह। बुआ जी, वैसे ये तो बहुत गलत बात कर दी आपने। मैं कभी नहीं चाहता था कि हमारे बीच में रुपए पैसों का हिसाब हो, लेकिन अब आप इतने जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं हिसाब कर ही देता हूँ। रश्मि, जरा मेरी हिसाब वाली कॉपी लाना। अभी लाई जी। ये पूरे महीने में आपकी 65 चाय, 10 पकौड़े, 3 बार आलू पराठे, 5 शाही पनीर, 2 छोले भटूरे और भी बड़ी लिस्ट है। सबका जोड़ जाड़ कर मैंने लिख दिया है, आपके 15,270 रुपए बनते हैं। 15,000 तो किराए के हैं जो मुझे आपको देना है, वो भी मैं इसमें से ही काट लेता हूँ। आप ऐसा करो, मुझे 250 दे दो। अब आप तो बुआ जी हैं मेरी, आपसे 20 रुपए के लिए चिक चिक थोड़ी ना करूंगा मैं। क्या तुम भी माधव, बुआ जी कोई पैसे लेकर थोड़ी ना घूम रही होंगी। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं इंतजार कर लूंगी। आप नीचे जाकर 250 रुपए लाकर मुझे बाद में दे देना। क्या कहा? 250 रुपये मैं दूंगी तुम लोगों को? क्यों बुआ जी, जब रोज नए नए पकवान खाने को मिलते थे तब तो आपने कभी नहीं सोचा कि उन्हें बनाने में हमारा भी कुछ खर्च होता होगा। तब तो आप रोज नई नई फरमाइश किया करती थी। मैं कोई ढाबे में खाना खाने थोड़ी ना आई थी जो मैं अपने खाए हुए खाने का बिल चुकता करूं। अरे तुझे अपना भतीजा माना है मैंने, इसलिए हक से कुछ भी बनाने के लिए कह दिया करती थी। मुझे क्या पता था कि तू मुझे ऐसे दिन दिखाएगा। अरे बुआ जी, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि बुआ भतीजे के बीच में हिसाब किताब कहाँ से आ गया।
वो तो आप ही जिद लेकर बैठी हुई थी कि नहीं नहीं किराए का हिसाब कर लूं। अब आप देखिए, अगर बुआ भतीजे से अधिकार से कुछ भी बनाने के लिए कह सकती है तो भतीजा भी तो बुआ के मकान में अधिकार से रह सकता है ना। अब मैं बुआ के घर में रहने के लिए उन्हें किराया दूं, फिर ऐसी बुआ का क्या फायदा है? ये तो बहुत तेज है। मैं दुनिया को टोपी पहनाती हूँ, ये मुझे टोपी पहना रहा है। लगता है इसके साथ मेरी दाल नहीं गलने वाली। अभी तक जो खाया सो खाया, आगे राम दुहाई। कल ही इसे मकान से निकाल कर बाहर करती हूँ। ऐसे मुफ्तखोर किराएदार की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सब समझ गई मैं, ठीक है? आगे से मैं तुम्हारे घर कभी भी नहीं आऊंगी। अभी तक का जो मेरा हिसाब है वो कर दो और अपने लिए कोई दूसरा मकान देख लो। वो तो मैं तुझे अपना भतीजा समझती थी, इसलिए 15,000 में अपना घर रहने के लिए दे दिया था, वरना मुझे तो 30,000 तक के किराएदार मिल रहे हैं। माधव और रश्मि भी इस बुआ भतीजे के ड्रामे से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, इसलिए वो भी जल्द ही शिमला देवी का मकान खाली कर देते हैं और अपने लिए कोई दूसरा मकान ढूंढ लेते हैं।